बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो वर्क और एनर्जी के बारे में है उसका पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी इस लफ्ज वर्क डन से फेमिलियर हैं, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने 9th में और 10th में इसको काफी डिटेल में पढ़ा। लेकिन आज हम इसकी मजीद डेप्थ देखेंगे, मजीद अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्क को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। वर्क के एक्चुअली दो किस्म के मतलब बनते हैं। एक नॉन साइंटिफिक मतलब है उसका, या जिसे हम साइकोलॉजिकल मीनिंग कहते हैं, और एक है साइंटिफिक मीनिंग। ये साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स सुबह से बैठकर कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है, तो जब वो थक जाता है वो कहता है यार आज मैंने बड़ा काम किया, यानी कि दूसरे अल्फाज में वर्क किया। इसी तरह अगर एक शख्स किसी चीज को उठाकर सारा दिन खड़ा रहता है और उससे भी पूछें तो वो एंड पे थक जाता है और वो कहता है कि मैंने बहुत वर्क किया। यानी कि साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है? साइकोलॉजिकल मीनिंग ये है कि हर वो शख्स जो जितना थक जाता है वो कहता है मैंने उतना ज्यादा काम किया। लेकिन कुछ लोग लेजी भी तो होते हैं। एक काम मैं करता हूं और मैं नहीं थकता, लेकिन कोई और शख्स जो बहुत लेजी है वो थक जाता है। अब काम तो एक जैसा है। इसलिए फिजिक्स कहती है कि बजाय लोगों से पूछने के कि उन्होंने कितना वर्क किया है, क्यों ना हम इसका कोई साइंटिफिक वे बना दें ये एक्सप्लेन करने का कि वर्क क्या होता है। तो अब जरा देखते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द साइंटिफिक वे ऑफ फाइंडिंग वर्क। देखिए फिजिक्स सिंपल कहती है, अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को फोर्स F अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट D तक जो है वो मूव करते हैं। आपकी फोर्स ने D डिस्प्लेसमेंट करवाया, D डिस्टेंस उसको मूव करवाया, तो हम कहेंगे वर्क हुआ। यानी कि जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवाए तो वर्क होता है। और यही इसकी डेफिनेशन है कि वर्क कैसे निकालेंगे? जितनी फोर्स है और उस फोर्स ने जितना डिस्टेंस करवाया है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जरा देखिए इसकी डेफिनेशन। सो व्हाट इज वर्क डन? Work done is defined as the product of magnitude of displacement, कितना मूव किया, and magnitude of force in the direction of displacement। अब जरा देखिए कितनी चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है? दो चीजों का। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको लेना पड़ेगा। नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेनी पड़ेगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फिर यहां से हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं यहां फोर्स के साथ ये एक छोटा सा निशान डाल रहा हूं, दो पैरेलल लाइंस। ये वहां पर ये निशान डाला जाता है जहां पर हम बताना चाहते हो कि दो चीजें पैरेलल है। तो इसका मतलब फोर्स पैरेलल किसके पैरेलल? डिस्प्लेसमेंट के या मोशन के पैरेलल। मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने एग्जांपल ली, आप देखें उसमें मैंने उस बॉक्स को जो फोर्स लगाई वो ग्राउंड के पैरेलल है। अब बॉक्स भी एक्स एक्सिस में ग्राउंड के अलोंग चल रहा है और फोर्स भी एक्स एक्सिस में ग्राउंड के अलोंग चल रही थी। यानी कि फोर्स अपनी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, तो वर्क तो हो रहा है। लेकिन यहां पर फोर्स का पैरेलल का मतलब समझें। इसका मतलब ये जो फार्मूला है W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D, अच्छा फार्मूला है, लेकिन कब एप्लीकेबल है? व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप मोशन भी कह सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? जरा इस एग्जांपल को देखें।
वही बॉक्स है, और मैं अब इस बॉक्स पे फिर से एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अब के ये फोर्स ग्राउंड के पैरेलल नहीं बल्कि किसी एंगल थीटा पर लग रही है। अब यहां तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि यहां पर हमने वो फोर्स लेनी थी जो पैरेलल है, और वो फोर्स अब पैरेलल नहीं रही। तो फिर क्या करें? याद है वेक्टर्स में हम लोगों ने इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका देखा था, और वो ये था कि अगर आपकी फोर्स कोई एंगल बना रही हो तो आप क्या करें, उस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना दें, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट को आपको मालूम है F sin थीटा बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को F cos थीटा। अब आप देखिए, क्या फोर्स F डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? नहीं। क्या फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि F sin थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? हरगिज नहीं। तो फिर वो कौन सी फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? आप कहेंगे F cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि समटाइम्स पूरी की पूरी फोर्स पैरेलल नहीं होती डिस्प्लेसमेंट के मोशन के। इसका मतलब वहां पर फिर हमें फोर्स का वो हिस्सा, वो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और फोर्स का वो कंपोनेंट कौन है? F cos थीटा हो। तो आप जरा देखिए, यही फॉर्मूला क्या बन गया? F cos थीटा। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके F d cos थीटा के। तो हमारे पास ये भी वर्क का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? When force is not parallel, it is at an angle theta to displacement। जब फोर्स पैरेलल ना लग रही हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। मगर फार्मूला आप ऊपर वाला लगाएं या नीचे वाला लगाएं, एक बात याद रखिएगा कि ये दो फार्मूले कब एप्लीकेबल हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो ये है कि व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। ये दोनों फार्मूले तब एप्लीकेबल हैं जब फोर्स कांस्टेंट रहे। अगर फोर्स चेंज हो रही है तो फिर हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, क्योंकि वो आर्टिकल इसी बारे में। अब जरा देखते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आपको याद है हम लोगों ने देखा था कि कहीं पर भी अगर a डॉट बी हो तो वो किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा। अगर मैं आपसे उल्ट पूछूं, ऑपोजिट पूछूं कि अगर कहीं ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? a डॉट बी लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहां पर यह फॉर्मूला जो बन रहा है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? F डॉट डी। ये डॉट प्रोडक्ट हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए। ये फॉर्मूला इसी ऊपर वाले फॉर्मूले का एक वर्जन है, और यहां से मैं कहूंगा कि हमारे पास वर्क डन की एक और डेफिनेशन भी आती है कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट of force and displacement। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका वर्क एंगल पर डिपेंड कर रहा है, और एंगल कम ज्यादा होने से वर्क को क्या फर्क पड़ेगा, आइए अब जरा ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वर्क डन जो है वो एंगल के कॉज पर डिपेंड करता है, यानी कि कॉज थीटा पर डिपेंड करता है, और कॉज थीटा की कुछ वैल्यूज आपको हमेशा याद होनी चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। अब जरा देखिए, एक एमसीक्यू देखते हैं। हमारे पास वो पूछता है कि एट व्हाट एंगल वर्क डन इज 0, और हमारे पास ऑप्शंस हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अगर आप देखें यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये तो सारा डिपेंड करता है कि कॉज की वैल्यू क्या आएंगी। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो जरा कुछ 5-6 मशहूर वैल्यूज हैं एंगल की जो आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए जी, हमारे पास ये जो हमारे पास एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इनकी कॉज की वैल्यूज याद रखिएगा। कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉज 0 1 होता है, कॉज 30 0.866 जिसको 86% भी कहते हैं, कॉज
45 0.7 जिसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 70% भी कह सकते हैं, cos 60 0.5 यानी कि 50%, cos 90 0 यानी कि 0%, और इसी तरह हमारे पास cos 180 की वैल्यू याद रखिएगा -1। अब वो पूछता है कि cos, उसने पूछा एमसीक्यू में कि किस एंगल पर हमारे पास जो वर्क है वो 0 होगा। तो देखें cos की एंगल, किस एंगल पर cos का आंसर 0 आता है, तो हम देख रहे हैं कि cos 90 0, तो फिर हम कहेंगे यहां पर हमारे पास cos 90 0 है, तो इसका आंसर हुआ 90 डिग्री। उसके बाद फिर से इसे एमसीक्यू को देखें कि एट व्हाट एंगल द वर्क डन इज मैक्सिमम, और ऑप्शन है हमारे पास 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री। अब जरा देखिए यहां पर हमारे पास किस वैल्यू पर cos मैक्सिमम है, तो अगर आप देखें नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं, cos की वैल्यू मैक्सिमम कब आ रही है, cos की वैल्यू मैक्सिमम है जब एंगल 0 है, क्योंकि cos 0 1 है। लेकिन अगर आप देखें 180 को, तो cos 180 -1 है। आपको मालूम है, मैंने बताया था वेक्टर्स में कि cos 0 1 है, cos 180 -1 है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज मैक्सिमम है, चाहे नेगेटिव में हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो नेगेटिव में मैक्सिमम है या पॉजिटिव में मैक्सिमम, उसने तो मैक्सिमम पूछा है, इसका मतलब हमारे पास यहां पर आंसर जो है वो 0 भी होगा और 180 डिग्री होगा, तो ऑप्शन हमारे पास डी होगा, जिसे हम कहेंगे कि बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अब जरा देखिए एक और एमसीक्यू देखते हैं कि एट व्हाट एंगल वर्क डन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू का हाफ किस पर होगा, और आपके पास ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब आपको मालूम है वर्क हाफ होने के लिए cos की वैल्यू हाफ आनी चाहिए, हाफ का मतलब 1/2 या 0.5, और किस एंगल पर 0.5 आ रहा है, तो हमें मालूम है कि cos 60 पर 0.5 है, तो यहां सही आंसर क्या होगा 60 डिग्री। अब ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें नोट करनी है वो ये है कि हम लोगों ने देखा कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो आप बताएंगे कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि उसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती। अगर आप वर्क कर रहे हैं और वर्क करते हुए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और आपने 10 जॉल वर्क किया, और अगर आप वर्क करते हुए राइट से लेफ्ट आते हैं 10 जॉल वर्क किया, तो ये फिजिक्स में एक ही चीज है। इट डजंट मैटर आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना ही वो वर्क्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अब जरा डिस्कस करते हैं हमारे पास कि वर्क पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना और 0 होना, इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होने का क्या मतलब है। लेकिन आइए उससे पहले क्यों ना हम यूनिट और वर्क की डायमेंशंस को एक दफा देख लें। हमें मालूम है कि किसी भी चीज का जो यूनिट है वो उसके फार्मूला से आता है। फार्मूला हमने देखा कि वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एक यूनिट आ गया इसका न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जाउल भी कहते हैं, तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर को जाउल भी कह सकते हैं। और अगर मैं न्यूटन की वैल्यू पुट कर दूं, न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चैप्टर 2 में पढ़ क्या है। तो जब मैं इसमें न्यूटन की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट आप लोगों ने याद रखने, ये सारे ही SI यूनिट्स, बस डिफरेंट नेम्स हैं। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो SI तो नहीं होते, लेकिन वो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। ऐसे भी कुछ यूनिट आपको पता होने चाहिए, जिनमें एक यूनिट मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, वो है एनर्जी का यूनिट अर्ज। और याद रखिएगा अर्ज में 10 raised to the power -7 जाउल्स होते हैं। इसी तरह एक और यूनिट आप लोग याद रखिएगा, ये बड़ा सुना भी आपने, कैलोरी। तो कैलोरी भी वर्क का ही यूनिट है। तो ये सारे यूनिट, कुछ और भी हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिनमें किलोवाट आवर है। और
ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं ये CGS यूनिट है। जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो यूनिट है ये SI है, जिसको मैंने MKS बोला था। MKS का मतलब डिस्टेंस मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। यहां पर डिस्टेंस सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में होता है। अब जरा देखते हैं हमारे पास व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क। वर्क की डायमेंशन क्या है? तो अब जरा तवज्जो से देखिएगा, वर्क की डायमेंशन क्या होती हैं। डायमेंशन के लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, यूनिट, और ये यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की जगह M, मीटर की जगह L और सेकंड की जगह T पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा MLT-2, और जो पावर्स हैं वो ही पुट कर दें तो ये पावर आ जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा ML2T-2। ये डायमेंशन है वर्क की। और याद रखिएगा जो डायमेंशंस हैं वर्क की वही डायमेंशन है टॉर्क की, क्योंकि टॉर्क के फार्मूले में भी आप फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर भी ऐसा ही है। अब जरा डिस्कस करते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं जिनमें वर्क जो है वो 0 हो जाता है। तो वर्क 0 हो जाए ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले फॉर्मूला को देखें। फॉर्मूला है W is equals to FD cos थीटा। अगर आप चाहते हैं वर्क 0 हो जाए तो या तो फोर्स 0 हो जाए या डिस्प्लेसमेंट 0 या एंगल कुछ ऐसा हो जाए कि कॉस 0 हो जाए। तो यही 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, फोर्स इज 0, यानी कि आप फोर्स ही नहीं अप्लाई कर रहे तो इस सूरत में तो कोई वर्क नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये शख्स दीवार के पास खड़ा हुआ है सिर्फ और कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या ये वर्क कर रहा है? हरगिज नहीं, चाहे ये सारा दिन ही खड़ा रहे। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट 0, यानी अगर ये शख्स इस दीवार पर फोर्स लगाए लेकिन फोर्स लगाने पर ये दीवार को मूव तो नहीं कर पाएगा, तो फोर्स लग रही है अब मगर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो सारी चीज मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगी। और तीसरी कंडीशन जिसमें वर्क नहीं लगता या वर्क 0 होता है वो है कि कॉस 0 हो जाए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो कौन सा एंगल है जिस पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, वो एंगल 90 है, क्योंकि कॉस 90 0 है। तो हमारे पास एंगल 90 हो तब भी वर्क 0 होगा। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, अगर आप इस पर एक ऐसी फोर्स लगाएंगे जो इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो फिर ये अपना स्ट्रेट पाथ छोड़कर उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स लगी तो इसका वर्क डन 0 होगा। वर्क डन 0 होने का मतलब है इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। इसका मतलब यहां से हम फोर्स के बारे में एक और बात जान सकते हैं कि समटाइम्स फोर्स स्पीड ज्यादा या स्पीड कम नहीं करवाती, समटाइम्स फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसको फर्क डालती है? डायरेक्शन। अब जरा देखें, मिसाल के तौर पर जब कोई प्लैनेट जो है वो किसी स्टार के करीब से गुजर रहा हो तो जब वो उसको खींचेगा अपनी तरफ तो हमारे पास वो प्लैनेट उसके गिर्द मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन आप देखें यहां जो फोर्स लगी है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगी है। और इसी तरह अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना, ये भी हमेशा 90 डिग्री पर फोर्स लगेगी डिस्प्लेसमेंट के, तो हम कहेंगे वर्क नहीं होगा। तो अगर हम देखें जितनी भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं जो सर्कल में मूव करवाती हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा अलोंग टेंजेंट होता है और फोर्स जो है वो हमेशा अलोंग सेंटर होती है, उनके दरमियान एंगल 90 बनता है और cos 90 0 होता है, तो वर्क नहीं होता। सिर्फ चीज की डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन चीज की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब वर्क सिर्फ चीज की स्पीड कम ज्यादा नहीं कर सकता, बल्कि वर्क जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है अगर वो 90 डिग्री पर लगे। अब जरा देखते हैं
कि वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन। देखिए वर्क तब पॉजिटिव होगा जब कॉज की वैल्यूज पॉजिटिव होगी, क्योंकि कॉज थीटा आ रहा है यहां पर, और एंगल अगर लेस देन 90 हो, जिन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स, वो एंगल जो 90 से कम हो उन्हें एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो अगर एक्यूट एंगल है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस सूरत में वर्क क्या करवाएगा, इंक्रीज स्पीड। अगर एंगल 90 से कम हो, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव करे, अगर आप एक फोर्स लगाएं जो कि एक्स एक्सिस में ही है, उसके अलोंग फोर्स लगेगी तो ऑलरेडी वो किसी स्पीड से मूव करेगा, जब ये फोर्स उसकी डायरेक्शन में लगेगी तो इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देगी, तो हम कहेंगे कि स्पीड बढ़ गई है। तो क्योंकि एंगल 90 से कम था, जैसे इस केस में 0 था, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो मैक्सिमम। अगर आप देखेंगे एंगल 90 से कम हो तो आप हमेशा उस चीज की स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन समटाइम्स हमारे पास हम वर्क डन को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए जी, हमारे पास नेगेटिव कब होगा, जब कॉज की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। याद रखिएगा जब भी एंगल 90 से बड़ा हो तो कॉज की वैल्यूज नेगेटिव होती। तो याद रखिएगा जी, थीटा जब भी 90 से बड़ा हो, दूसरे अल्फाज में कौन से एंगल्स हो, ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्स जो हैं वो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है कि स्पीड इंक्रीज नहीं होगी बल्कि स्पीड डिक्रीज होगी। मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था, और जैसे ही मैंने फोर्स लगाई मैंने बिल्कुल ऑपोजिट इसके, तो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट बना, एंगल तो 180 डिग्री बना, दूसरे अल्फाज में एंगल 90 से बड़ा बना। इस सूरत में आपको मालूम है इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वर्क डन जो है वो नेगेटिव कंसीडर होगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है। हमारे पास लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वर्क डन नेगेटिव की कुछ एग्जांपल्स, और उसकी एग्जांपल्स हैं वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को ऊपर लेकर जाएं, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि ये हमारे पास ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाएं, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे को खींच रही है लेकिन हम इसको ऊपर को लेकर जा रहे हैं, इस सूरत में एंगल 180 बनेगा और हम कहेंगे ये जो वर्क मैंने किया ये नेगेटिव वर्क डन है। इसके अलावा वर्क बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो वर्क करती है, फ्रिक्शन हमेशा कहां लगती है, मोशन के ऑपोजिट। तो अगर कोई चीज चल रही है तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी वो चीज आगे को जा रही है तो एंगल 180 बनेगा। इस सूरत में हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा। इन एग्जांपल्स में 180 इतना ज्यादा है, बच्चे समझते हैं कि वर्क डन सिर्फ 180 पर ही नेगेटिव होता है, लेकिन मैंने बताया कि वर्क डन हर उस एंगल पर नेगेटिव होगा जिसमें 90 डिग्री से एंगल एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आखिरी चीज हम जरा देखते हैं कि ग्राफ से किस तरह से वर्क फाइंड आउट किया जा सकता है। यहां जिस ग्राफ की हम बात करेंगे वो ग्राफ है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस ग्राफ में हमारे पास एक तरफ फोर्स होती और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमें मालूम है कि फोर्स तो कांस्टेंट है, तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो ग्राफ आएगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अगर आप इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है ये फाइंड आउट करें तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ क्या है d और विड्थ क्या है f, तो f इंटू डी आ जाएगा, और एफ डी तो वर्क नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब भी आप ग्राफ से देखें तो उस ग्राफ का एरिया जो है वो वर्क डन बता रहा होगा। तो हम ग्राफिकल मेथड से भी वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं बशर्ते कि फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।